हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है लोहारू सीरीज पार्ट नंबर 3 में। मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी। बात करेंगे लोहारू नवाब द्वारा किस प्रकार से पूरी लोहारू बावनी से लगान वसूल किया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था। बात शुरू करता हूँ 1828 से। सालाना प्रतिवर्ष ये डिसाइड किया गया कि 58,058 रुपये अन्य कामों से बतौर टैक्स वसूल किए जाएंगे। इसी बीच चलते चलते साल आ जाता है 1857। 1857 के बाद टैक्स वसूली में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 1857 से पहले नवाब सिर्फ सर्दियों में ही यहाँ आया करता था। गर्मियों में दिल्ली और सर्दियों में गांव बुढ़ेड़ा में अपने मुख्यालय बना के प्रशासन को चलाया करते थे। 1857 के बाद लोहारू नवाब ने अपना मुख्यालय लोहारू शिफ्ट कर लिया और 1866 में जो लगान की रकम थी वो बढ़ा के 59,635 रुपये कर दी जाती है। साल गुजरते गए, समय गुजरता गया, साल आ जाता 1886 में असेसमेंट किया गया। असेसमेंट मतलब लोहारू के अधिकारी गांव गांव घूम के ये पता करेंगे कि किस काम से कितने रुपए वसूल किए जा सकते हैं। 1886 में बंदोबस्त किया गया। इस 1886 के बंदोबस्त के मुताबिक कृषि योग्य भूमि, चाहे किसान उस पर खेती करे या ना करे, टैक्स देना होगा और 1 एकड़ पे या देसी भाषा में 1 किले के ऊपर 8 आने 7.25 पाई टैक्स सालाना प्रति वर्ष देना होगा। उसके अलावा जिन लोगों के पास सिंचाई के लिए कुएं थे, 22 रुपये से लेकर 32 रुपये तक स्थान और गहराई के हिसाब से अलग अलग रेट निर्धारित कर दी जाती है। इसके अलावा शाही परिवार में अगर कोई व्यक्तिगत समारोह होते थे, शादियां होती थी, तो उसके लिए नजराना वसूल किया जाता था और प्रत्येक गांव से ये नजराना 23 रुपये 8 आने वसूल किया जाने लगा। इस प्रकार से 1886 के बंदोबस्त के मुताबिक सालाना ये डिसाइड किया गया कि 73,546 रुपये वसूल किए जाएंगे, जबकि एक्चुअल में रिकवर करने गए तो ये राशि 66,077 रुपये ही रिकवर हो पाई। अब 1886 का ये बंदोबस्त चल ही रहा था कि इसको नवाब द्वारा 1906 तक फिक्स कर दिया गया। अर्थात सिंपल भाषा में समझिए, इतना ही लगान 1906 तक लगातार हर साल वसूल किया जाने लगा। समय गुजरता गया, साल गुजरता गया, साल आ जाता है 1908 से 9। रीअसेसमेंट दोबारा से ये निर्धारित किया जाएगा कि आने वाले सालों में कितने रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। 1908-9 के बंदोबस्त में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। जो पुराना बंदोबस्त था 1886 का, उसी में थोड़े बहुत बदलाव करके वही दोबारा से लागू कर दिया गया। इसके मुताबिक 1 एकड़ ज़मीन से प्रतिवर्ष जो पहले 8 आने 7.25 पाई होते थे, अब 8 आने 7.25 पाई होने लगे। उसके ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ और टोटल 73,000 रुपये 73,000 रुपीज़ फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये 73,000 रुपीज़ हर साल रिकवर किए जाएंगे। और एक इस बंदोबस्त की खास बात ये रहती है कि यही बंदोबस्त 1935 तक लागू रहेगा। ये भी 1908 में ही तय कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह भी है, जो बंदोबस्त 1908 में किया गया था और 1935 तक वही बंदोबस्त चलना था, नवाब की मंशा में परिवर्तन होने के बाद 1921-22 में दोबारा कमेटी बैठा के रीअसेसमेंट करवा दिया जाता है और ये बंदोबस्त 1923 से लागू भी कर दिया जाता है। इस बंदोबस्त के मुताबिक लगान की दरों में बढ़ोतरी होने वाली थी और कुछ अलग नए प्रकार के टैक्स या लगान लगने वाले थे। इसमें मुख्य तौर पे जो कृषि योग्य भूमि थे, जिसके ऊपर पहले 8 आने 7.25 पाई लिए जाते थे, अब 12 आने की दर कर दी गई है। उसके अलावा नजराना 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वसूल किया जा सकता है। उसके अलावा लोहारू सर्कल के कुओं के अलावा सिंघाड़ी सर्कल के कुओं पर भी 32 और 22 रुपये की रेट अप्लाई कर दी जाती है। इसी प्रकार से कुछ नए टैक्स जैसे ऊंट जगात टैक्स भी वसूल किया जाने लगा। यहाँ पे बताना चाहूँगा, 1935 में हुई घटना सिंघाड़ी हत्याकांड, उसका एक मुख्य कारण जगात टैक्स ही था। जगात टैक्स मतलब ऊंट टैक्स। इसके मुताबिक जो वयस्क ऊंट होंगे, मतलब जो बड़े ऊंट होंगे, उन पे 2.5 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान को नवाब के खजाने में देना होगा। जो छोटे ऊंट थे या देसी भाषा में अपन टोरडे कह सकते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स की रेट 1.25 रुपये प्रतिवर्ष प्रति ऊंट
नवाब के खजाने में हर किसान द्वारा जमा करानी पड़ेगी। उसके अलावा आला मलकियत टैक्स, आला मलकियत बोले तो अगर किसी किसान की ज़मीन के नीचे कोई खनिज पदार्थ निकल गए तो उसका मालिकाना हक नवाब के पास होगा, किसान के पास नहीं होगा। उसके अलावा खान टैक्स, पहले घर चूने के बना करते थे तो किसान कमाई के लिए चूने की खान लगा लिया करते थे। जो खान लगाएगा उसको 2.5 रुपये प्रति 100 मन के हिसाब से नवाब के खजाने में पैसा जमा कराना पड़ेगा। इस प्रकार से 1921-22 में लोहारू की जनता के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगान के रूप में लाद दिए जाते हैं। बगावत की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये जैसे ही ये टैक्स लगाए गए, जनता में सुगबुगाहट तेज हो गई और इसी के मद्देनज़र 1923 में मुक्ति आंदोलन शुरू हो जाता है। मुक्ति आंदोलन की शुरुआत गांव गागड़वास से चौधरी श्री हीरानंद शौराण जी द्वारा कर दी जाती है। उनका साथ दिया फटिया केहर के चौधरी जीराम शौराण ने। यहाँ पे किसानों का कहना था कि काम हम करें, ज़मीन हमारी, मालिक हम और टैक्स नवाब को। ये कैसे हो सकता है? टैक्स के बदले में कोई सेवाएं आज की तरह हमको नहीं मिलती थी। जैसे आज सरकार हमसे टैक्स लेती है तो बदले में स्कूल, चिकित्सा, सड़कें मुहैया कराती थी। नवाब के दौर में लोहारू हलके में उस समय तक स्कूल ना के बराबर एक उर्दू स्कूल ही हुआ करता था। तो यहाँ पे किसानों की नाराज़गी इस बात से थी कि सब कुछ काम हम करें, बदले में पैसा नवाब को। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था? लेकिन नवाब ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इस मुक्ति आंदोलन को वहीं कुचल दिया और दोनों जो इस मुक्ति आंदोलन के नेता थे, दोनों को जेल में भर के उनकी संपत्ति हड़प कर ली जाती है और कुछ दिन के बाद उनको रियासत से निकाल दिया जाता है। जैसे ही इस आंदोलन को कुचला गया, उसके बाद कुछ नए प्रकार के टैक्स और लगा दिए जाते हैं। इन टैक्स में मुख्य तौर पे बैल टैक्स, जो किसान बैल रखेगा उसको प्रति वर्ष पूरे साल में एक बैल के ऊपर 8 आने नवाब के खजाने में जमा कराना पड़ेगा। उसके अलावा भेड़ बकरी टैक्स। दरअसल भेड़ बकरी गरीब किसान और प्रमुख रूप से चमार और धानक जाति के लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए करते थे। नवाब ने इन गरीबों को अपने शिकंजे में ले लिया और हर बकरी और भेड़ के ऊपर प्रति वर्ष 4 आने नवाब के खजाने में इन सब किसानों को देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं बाट छपाई टैक्स की। तराजू में कुछ भी वजन तोलने के लिए बाट की आवश्यकता थी। बाट खरीदने के लिए जाओगे तो नवाब को टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा करेपा टैक्स, करेवा टैक्स भी बोलते थे। ये एक अहम मुद्दा था 1935 सिंघाड़ी हत्याकांड का। करेवा टैक्स मतलब हिंदू संस्कृति में अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो अपने देसी भाषा में या तो देवर का पल्ला ओढ़ लेती थी या किसी अन्य पुरुष के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। इसके अंदर भी नवाब की दखलंदाजी बखूबी थी। विधवा का विवाह करने से पहले नवाब की अनुमति लेनी पड़ेगी और बतौर कुछ रुपए टैक्स के रूप में नवाब के खाते में जमा कराने पड़ेंगे। इस प्रकार से समय चलता गया, टैक्सेस बढ़ाते गए। साल आ जाता है 1931, 32, 33। इस तीनों सालों में नवाब के घर में व्यक्तिगत समारोह होते हैं, शादियां होती हैं। नवाब अपने बेटे को गद्दी पर बिठाने के लिए एक शाही सम्मान समारोह किए जाते हैं। इन शाही शादियों के लिए पूरे बावनी से 20,000 रुपये एकत्रित किए गए और आर बार के जितने भी राजा महाराज थे सभी को बुला के शाही शादियां करवाई जाती थी। शादियां नवाब के घर में, टैक्स वसूली भोली भाली जनता की जेब से। इस प्रकार का न्याय लोहारू नवाब के टाइम में होता था। इसके अलावा एक अहम मुद्दा आता है नंबरदारी और जेलदारी। दरअसल आज नंबरदारी बोलते हैं, नवाब के समय में इसको लंबरदारी बोलते थे। इनके ऊपर भी टैक्स लगा दिए गए। कहने का मतलब पहले ये जो पद हुआ करते थे, ये पिता के मरने के बाद उसका बेटा, बेटे के मरने के बाद उसके बेटे का हुआ करता था। खानदानी पद हुआ करते थे, लेकिन नवाब ने इनकी नीलामी शुरू कर दी। जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को नंबरदारी और जेलदारी के पद मिल जाएंगे। इससे भी जनता, लोहारू की जनता काफ़ी नाराज़ हुई। उसके अलावा साल में 2 बार टैक्स देना होता था, जबकि फसल सिर्फ 1 बार होती थी। हिंदू प्रजा की अनदेखी होती थी। हिंदू प्रजा को सरकारी नौकरियों में उतनी भागीदारी नहीं मिलती थी जितनी अन्य को मिलने लगी थी। इस प्रकार इन टैक्सों से
और ये जो भेदभाव की जो राजनीति हो रही थी, इनसे लोहारू की जनता में उफान आना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे वो उफान 1935 तक किस प्रकार गया, देखते रहिए मेरे साथ में।